नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात में आज लड़कियों की पढ़ाई के दुश्मन ईरान ने सैकड़ों छात्राओं को जहर देकर मारने की साजिश रची। अब जर्मनी पर कुदरत कहर बनकर टूट पड़ी। कंगाल पाकिस्तान को टीटीपी के आतंक से बचाने के लिए तालिबान तैयार हो गए और प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में सीएम योगी ने ताबड़तोड़ एक्शन की शुरुआत कर दी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। खबर है कि ईरान ने अपने यहां स्कूल जाने वाली सैकड़ों लड़कियों को जहर देकर मारने की कोशिश की है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वो स्कूल जाने के नाम से ही डर जाएं और ईरान के हिजाब पहनने जैसे कट्टर कानूनों का विरोध न कर सकें। यहाँ कई बच्चियां अस्पतालों में एडमिट हैं। जो अस्पताल से लौट भी आई हैं, उनका कहना है वो पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं। कुछ का तो कहना है कि उनके पैरों में दिक्कत आ गई है। हैरानी की बात यह है कि लड़कियों को जहर देकर मारने की यह साजिश करीब 4 महीने से चल रही थी, लेकिन उसका पर्दाफाश अब जाकर हुआ, क्योंकि खुद ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री ने माना कि स्कूल की लड़कियों को वाकई जहर देकर मारने की कोशिश की गई और यह इसलिए किया गया ताकि उनसे बदला लिया जा सके, क्योंकि ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में स्कूल की छात्राओं ने खूब हिस्सा लिया था और हिजाब के खिलाफ उनकी बुलंद आवाज ने ईरान की सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी थी। दावा है कि उसी बात से डरकर ईरान के कट्टरपंथियों ने अफगानिस्तान के तालिबान वाला रास्ता पकड़ लिया और अपने यहां लड़कियों का मुंह बंद करने की साजिश रची। स्कूल में बच्चियों को जहर दे दिया गया ताकि पढ़ाई के नाम से ही उनके मन में खौफ बैठ जाए। कुछ माता पिता ने तो अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना बंद भी कर दिया है। बताया गया कि यह मामला ईरान के कोम शहर से शुरू हुआ, जो राजधानी तेहरान से करीब 137 किलोमीटर दक्षिण में है। ईरान के कोम शहर में कई मदरसे हैं और वहां धार्मिक पढ़ाई होती है। नवंबर में वहां 18 स्कूली छात्राओं की तबीयत बिगड़ी और उनकी सांस फूलने लगी, दिल की धड़कन तेज हो गई, हाथ पैर सन्न पड़ गए और तेज सिर दर्द शुरू हो गया। इसके बाद ये कहा जाने लगा कि किसी रहस्यमयी महामारी ने लड़कियों को अपनी चपेट में ले लिया है। अगर ऐसा था तो फिर ज्यादातर लड़कियां ही बीमार क्यों पड़ी, लड़के क्यों नहीं? लड़कियों के खून में कोई इंफेक्शन भी सामने नहीं आया। इसलिए ईरान ने मामले को रफा दफा करने के लिए कह दिया कि लड़कियों को दौरा पड़ा था। लेकिन ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा कि कौम शहर में कुछ लोग लड़कियों के स्कूल बंद करवाना चाहते हैं। यानी साजिश लड़कियों को स्कूलों से दूर रखने की थी ताकि वो पढ़ लिख ही ना पाएं और उनकी जबान पर ताले लग जाएं। वो अपनी सरकार के खिलाफ आवाज ही ना उठा सकें। मामला तब बढ़ा जब ईरान की राजधानी तेहरान समेत 4 शहरों के कम से कम 14 स्कूलों में लड़कियों को जहर देने का मामला सामने आया। इसलिए ईरान की सरकार ने मामले की जांच शुरू कर दी। हालांकि जांच में अब तक किसी जहर की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि कुछ बच्चियों ने बताया कि उन्हें क्लासरूम में अजीब सी गंध आ रही थी, इसलिए शक जताया जा रहा है कि शायद उन्हें जहरीली गैस के जरिए मारने की कोशिश की गई। लेकिन डॉक्टरों का अंदाजा है कि छात्राओं को वो केमिकल दिया गया होगा जो कीटनाशकों में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं एक दूसरे शहर में लड़कियों के कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से बीमार पड़ने की खबर है। ब्रेकिंग न्यूज है। यूरोप पर हुए कुदरत के प्रहार पर जर्मनी और क्रोएशिया को कुदरत ने झकझोर कर रख दिया है। बेमौसम हो रही बर्फबारी ने वहां सब कुछ तहस नहस कर दिया। लाखों लोग घरों में कैद हैं। जो लोग घरों से निकल रहे हैं उनकी जान पर आफत बनी हुई है। सैकड़ों सड़क हादसे हो चुके हैं। बड़े बड़े ट्रक बर्फ से लदी सड़कों पर फिसलकर हादसों का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से यूरोप के कई हिस्सों में मौसम ने यह करवट लोगों की जान पर आफत बन गई है। दक्षिणी जर्मनी और क्रोएशिया भी इस वक्त भयंकर बर्फबारी का सामना कर रहे हैं। बर्फबारी भी ऐसी कि जैसे कोई बर्फीला तूफान चल पड़ा हो, जिसने पूरे शहर को ठप कर दिया हो। इनमें दक्षिणी जर्मनी के अलावा क्रोएशिया का नाम भी है। क्रोएशिया में इतनी बर्फ पड़ रही है कि पूरा देश जैसे ठप पड़ गया। कुदरत का ऐसा हमला कि हर कोई सन्न रह गया। नेशनल हाईवे पर बर्फ की चादर बिछी है। हाईवे पर चल रही गाड़ियां तो जैसे कोई खतरनाक खेल खेल रही हैं। लगातार सरकार बर्फ को हटाने के काम में लगी है। खास तरह के ट्रक चलाए जा रहे हैं जो बर्फ को साफ करते हुए आगे बढ़ सकें। लेकिन आसमान से बरस रही आफत लोगों को संभलने का मौका नहीं दे रही। जितनी बर्फ हटाई जाती है उतनी ही बर्फ फिर से हाईवे को सफेद रंग से रंग देती है। हालात इतने खराब हैं कि गाड़ियां खुद ब खुद फिसलकर हादसों का शिकार हो रही हैं। हर घंटे में क्रोएशिया की सरकार को बड़ी संख्या में हादसों की खबरें मिल रही हैं। ऊपर से क्रोएशिया पर आई आफत का वक्त ऐसा है कि वहां की सरकार समझ ही नहीं पा रही कि आखिर ये क्या हो रहा है। क्रोएशिया में फरवरी खत्म होने से पहले बर्फबारी का दौर भी थम चुका होता था, लेकिन इस बार तो मार्च शुरू होने के वक्त बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है। मतलब ये कि सब कुछ उल्टा पुल्टा। सरकार तो क्या, हालात वहां के लोगों की भी समझ से बाहर हैं। हाईवे पर रात के वक्त तो इतनी बर्फ इकट्ठा हो जाती है कि लोगों को जान हथेली पर रखकर चलना पड़ता है। हाईवे पर रिकॉर्ड किए गए वीडियो ऐसे हैं कि उन्हें देखकर लोगों की सलामती की दुआएं निकलने लगे। यही हाल दक्षिण पश्चिम जर्मनी का है। यूरोप पर बर्फ का ऐसा प्रहार पिछले कई साल में नहीं हुआ था। कुदरत के इस तूफानी वार की चपेट में लाखों लोग आ गए हैं। वहाँ पहले ही अर्थव्यवस्था गर्त में जा चुकी थी। इस बर्फ के बाद तो हालात और बिगड़ने की आशंका है।
इधर आबकारी घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया। उनके अलावा लंबे वक्त से तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। मनीष सिसोदिया आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई की गिरफ्त में है, जबकि सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछले कई महीनों से तिहाड़ जेल में बंद है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी कि वो इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट जा सकते हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 2 दिन पहले आबकारी घोटाले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया। इस बीच पूर्वी यूक्रेन के बखमुत शहर में जेलेंस्की की फौज और पुतिन की सेना के बीच जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। रूसी सेना ने शहर को पूरी तरह से घेर लिया है। कहा जा रहा है कि रूसी सैनिकों के भीषण हमलों के सामने यूक्रेन के सैनिक किसी भी वक्त घुटने टेक सकते हैं। और खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी मान लिया है कि बखमुत में फैसले की घड़ी आ चुकी है, जिसका मतलब यह कि डोनेट्स्क के इस अहम शहर में अब आर पार की जंग होने वाली है, क्योंकि पिछले 6 महीने से ज्यादा वक्त से रूस की फौज बखमुत को जीतने के लिए पूरी ताकत से जुटी हुई है। उसके हमलों ने 75,000 की आबादी वाले इस शहर को खंडहर में तब्दील कर दिया है। बखमुत के ज्यादातर लोग जान बचाने के लिए शहर छोड़कर सुरक्षित इलाकों में जा चुके हैं। और वहां जो रह गए हैं वो यूक्रेन के सैनिक हैं, जो शहर को बचाने की अपनी आखिरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी भी संख्या इतनी नहीं है कि वो लंबे समय तक पुतिन के जवानों के सामने टिक पाएंगे, क्योंकि बखमुत को जीतने के लिए रूस ने सिर्फ अपनी सेना ही जंग में नहीं उतारी है, बल्कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप के लड़ाके भी महीनों से वहां यूक्रेन के सैनिकों को पटकनी देने में जुटे हैं। और दोनों धीरे धीरे बखमुत के बाहरी हिस्सों पर कब्जा करते हुए शहर के भीतर तक घुस गए। खबर के मुताबिक रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने शहर के चारों तरफ शिकंजा कस दिया है। हालांकि उनके लिए मौसम एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आया है। बर्फबारी के बाद हुई बारिश से वहां की जमीन कीचड़ से भर गई है, जिसमें तोप, टैंक और दूसरे भारी हथियार धंस रहे हैं। इसी वजह से रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाके हल्के हथियारों के साथ पैदल ही शहर की तरफ कूच कर गए। हालांकि ये परेशानी यूक्रेन के सैनिकों के सामने भी मुंह बाए खड़ी है। वो भी भारी हथियारों के साथ तेजी से आगे बढ़कर पलटवार नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से वो शहर में एक छोटे से दायरे में घिरते जा रहे हैं। इसके साथ ही उनके पास हथियारों की भी भारी कमी हो गई है। वहां लड़ रहे यूक्रेन के एक कमांडर के मुताबिक अगर उन्हें जल्द बड़ी मदद नहीं मिली तो बखमुत उनके हाथों से निकल जाएगा, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा वक्त से वहां जंग लड़ रहे यूक्रेन के सैनिकों की संख्या में काफी कमी हो गई है, जबकि रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के भीषण हमले की वजह से घायल सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। बखमुत के पास ही अस्थायी तौर पर बनाए गए एक अस्पताल में बड़ी संख्या में घायल सैनिक नजर आए। किसी को गोली लगी तो कोई टैंक के गोले की चपेट में आकर जख्मी हुआ था। वहां इलाज करा रहे सैनिकों के मुताबिक बखमुत में हालात इतने खराब हैं कि जिन सैनिकों को हल्की चोट लगी है वो दवा लेकर मोर्चे पर रवाना हो रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी मान रहे हैं कि बखमुत में उनकी सेना के लिए हालात बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन वो डोनेट्स्क के इस अहम शहर को खोने का खतरा नहीं उठा सकते, क्योंकि एक बार अगर बखमुत यूक्रेन के हाथ से निकल गया तो पूर्वी यूक्रेन के कई अहम शहर रूस के सीधे निशाने पर आ जाएंगे। और फिर पुतिन की फौज को रोक पाना आसान नहीं होगा। बखमुत के बाद उसके निशाने पर लिसिचांस्क, लिमान, इज्यूम, पोपासना और अवदिव्का जैसे शहर आ जाएंगे। इसके साथ ही रूसी सेना का हौसला भी बढ़ जाएगा, क्योंकि पिछले साल मई के महीने में मारियोपोल पर कब्जे के बाद ये दूसरा शहर होगा जिस पर पूरी तरह से रूस का अधिकार हो जाएगा। हालांकि खैरसोन में रूसी सेना ने कई महीनों तक कब्जा जमाए रखा था, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने उसे वहां से खदेड़ दिया, जिसके बाद जंग के मैदान से पुतिन के लिए अब तक अच्छी खबर नहीं आई। लेकिन कहा जा रहा है कि रूस की सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाके मिलकर पुतिन को जल्द ही बखमुत की जीत का तोहफा दे सकते हैं, जो जेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। इधर महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विपक्ष के नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया। एनसीपी के विधायकों ने तो प्याज की मालाओं के साथ प्रदर्शन किया और किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विपक्ष के नेता विधानसभा के बाहर प्याज से भरी टोकरी भी लेकर पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को प्याज लागत से भी कम दाम में बेचना पड़ रहा है। उधर दक्षिण चीन सागर के ऊपर अमेरिका और चीन के विमान आपस में भिड़ गए। अमेरिका के एक नेवी पेट्रोल एयरक्राफ्ट को वहां से खदेड़ने के लिए चीन ने अपना जेट आसमान में उड़ा दिया। 2 महीने में यह दूसरी बार है जब दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और चीन आमने सामने आए। लेकिन इस बार मामला ज्यादा गंभीर हो गया। 24 फरवरी को आसमान में अमेरिका के P-8 पोसाइडन विमान पर नजर पड़ते ही चीन ने उसे चेतावनी भेजी।
जबकि अमेरिका का विमान चीन के एयर स्पेस में घुसा तक नहीं था। लेकिन चीन तो दक्षिण चीन सागर के ऊपर अमेरिका की मौजूदगी को देखकर ही पागल हो गया। उसने अपना J-11 फाइटर जेट अमेरिका के विमान के पीछे छोड़ दिया, वो भी निहत्था नहीं बल्कि 4 मिसाइलों के साथ। गुस्से में चीन को इतना भी होश नहीं रहा कि उसने अपने जेट को अमेरिकी विमान के एक विंग के लगभग 500 फीट करीब लाकर खड़ा कर दिया, जो कि बेहद खतरनाक था। जरा सी भी ऊंच नीच हो जाती तो आसमान में बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन चीन ने यह सब नहीं सोचा और कई लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी। कई जिंदगियां इसलिए क्योंकि अमेरिका के विमान में सिर्फ उसके पायलट ही नहीं थे बल्कि कई पत्रकार भी सवार थे। लेकिन चीन का जेट उनके इतने करीब आ गया कि अमेरिकी पत्रकारों को उसके अंदर मौजूद पायलट, यहां तक कि उसमें रखी मिसाइलें तक दिखाई दे गईं। 1 घंटे तक लगभग 21,000 फीट की ऊंचाई पर यह हाई वोल्टेज ड्रामा चला। तब जाकर चीन का जेट लौटा। चीन दक्षिण चीन सागर को अपना बताता है। उसने वहां कई आर्टिफिशियल टापू बनाकर उन पर अपने मिसाइल बेस भी तैयार कर दिए हैं। लेकिन अमेरिका चीन के दावे को नहीं मानता, इसलिए उसकी सेना दक्षिण चीन सागर में गश्त लगाती रहती है। यही वजह है कि दोनों देश वहां भिड़ते रहते हैं। इस बीच अमेरिका ने चीन को सबक सिखाने के लिए फिलीपींस और जापान के द्वीपों पर अपनी खतरनाक मिसाइलें तैनात कर दी, क्योंकि ये दोनों द्वीप ताइवान के नजदीक हैं और वहां से चीन की नौसेना पर नजर रखी जा सकती है। जिसके लिए अमेरिका ने जापान और फिलीपींस से रक्षा समझौते का दायरा बढ़ाया और समंदर में अपनी नौसेना की सबसे ताकतवर टुकड़ी तैनात कर दी, जिसका नाम है मरीन लिटरल रेजिमेंट। अमेरिका ने यह रेजिमेंट खासतौर पर इंडो पैसिफिक रीजन के दुश्मनों का काम तमाम करने के लिए बनाई है, जो अपने साथ एनमिसिस यानी कि नेवी मरीन एक्सपीडिशनरी शिप इंटरडिक्शन सिस्टम लेकर पहुंची है। एनमिसिस एंटी शिप मिसाइलें हैं, जिन्हें अमेरिका की किलर मिसाइलें भी कहते हैं, क्योंकि ये समंदर में अपने दुश्मन को खत्म करके ही दम लेती हैं। क्योंकि एनमिसिस मिसाइलों को समंदर में जंग लड़ने के लिए ही बनाया गया है और इनकी रेंज करीब 185 किलोमीटर है। बड़ी बात यह कि ये मिसाइलें जमीन से समंदर में हमला करती हैं और टारगेट को बर्बाद कर देती हैं। स्टेल्थ तकनीक की वजह से ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी चुटकियों में चकमा दे सकती हैं। अमेरिका ने अपनी ये मिसाइलें फिलीपींस के इत्बियात और जापान के योनागुनी द्वीपों पर तैनात की हैं, क्योंकि फिलीपींस का इत्बियात ताइवान से 160 किलोमीटर दूर है, जबकि जापान के योनागुनी से ताइवान की दूरी केवल 110 किलोमीटर है। जहां अमेरिका की मरीन लिटरल रेजिमेंट एंटी शिप मिसाइलें लेकर खड़ी है और चीन की नेवी पर नजरें गड़ाए बैठी है, यानी अमेरिका ने चीन की घेरेबंदी शुरू कर दी है, जिससे लगता है कि चीन और अमेरिका के बीच जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्योंकि अमेरिका के इरादे खतरनाक लग रहे हैं, वरना वो ताइवान के नजदीक अपनी किलर मिसाइलें तैनात नहीं करता। हालांकि जैसे ही चीन को इसकी भनक लगी, उसने कह दिया कि अमेरिकी मिसाइलें केवल डराने के लिए हैं, वो कुछ करेंगी नहीं। हालांकि चीन अंदर ही अंदर ये बात जानता है कि अमेरिकी नौसेना उस पर भारी पड़ेगी, क्योंकि इस बार वो समंदर में अपनी खतरनाक किलर मिसाइलें लेकर उतरा है। इधर सुब्रत राय के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया। उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस ने मामला दर्ज किया और इस मामले में सुब्रत राय के अलावा उनकी पत्नी सपना राय समेत 8 लोगों पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। आरोप है कि सुब्रत राय की कंपनी सहारा की फिक्स डिपॉजिट समेत कई स्कीमों में वहां लोगों ने निवेश किया था, लेकिन कंपनी ने लोगों को तय समय पर उनके निवेश का पैसा वापस नहीं किया, जिसके खिलाफ उन्होंने FIR दर्ज करवाई। उधर न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक तालिबान ने एक ऑपरेशन चलाकर आतंकी संगठन ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के टॉप कमांडर कारी फतेह को ढेर कर दिया। तालिबान की तरफ से इस ऑपरेशन का एक वीडियो भी जारी किया गया और न्यूज 18 के पास मौजूद इस एक्सक्लूसिव वीडियो में तालिबान के लड़ाके आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के ठिकानों पर हमला करते दिखे। तालिबान का दावा है कि उनके इस ऑपरेशन में ISKP का खुफिया विभाग और मिलिट्री ऑपरेशन प्रमुख कारी फतेह मारा गया। तालिबान ने यह ऑपरेशन काबुल शहर के खैरखाना इलाके में चलाया, जहां उन्हें कारी फतेह के छुपे होने की सूचना मिली थी। और न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ISKP के ही एक आतंकी ने उसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद तालिबान ने कारी फतेह को ढेर करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। जो वीडियो जारी किया गया उसमें तालिबान के लड़ाके हमले की रणनीति बनाते दिखे और फिर सब कुछ तय होने के बाद उन्होंने देर रात आतंकियों के ठिकाने पर धावा बोल दिया, जिससे इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के आतंकियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हालांकि ISKP के आतंकियों ने भी मोर्चा संभाला और तालिबान के लड़ाकों पर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पूरा इलाका दहल गया। घातक हथियारों से लैस तालिबान के लड़ाकों ने आतंकियों पर गोलियों और बमों की बारिश कर दी। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक तालिबान के इस ऑपरेशन में ISKP के 3 आतंकी ढेर हो गए, जिनमें कारी फतेह भी शामिल था। और खुफिया एजेंसियों का कहना है कि कारी अहमद ISIS के आतंकी एजाज अहमद अहंगर उर्फ अबू उस्मान का करीबी था, जिसे तालिबान ने कुछ रोज पहले ही कुनार प्रांत में ढेर कर दिया था। तालिबान की इस कार्रवाई से ISKP को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि यह आतंकी संगठन अफगानिस्तान में तालिबान को चुनौती देने में जुटा है। कुछ रोज पहले ही इसने काबुल में भारत और चीन समेत कई दूसरे देशों के दूतावासों पर हमले की धमकी भी दी थी।
इधर पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च से पंजाब विधानसभा का बजट सत्र बुलाने का आदेश दे दिया। इससे पहले पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की तरफ से विधानसभा का बजट सत्र बुलाने की अनुमति नहीं दिए जाने पर पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को नसीहत दी। कोर्ट ने साफ किया कि राज्यपाल के पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब मुख्यमंत्री को देना ही चाहिए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की सिफारिश और राय पर फैसला लेना राज्यपाल का संवैधानिक दायित्व है। इस बीच पाकिस्तान में एक बार फिर तेल के दाम बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया पाकिस्तान सरकार जल्द ही इसका ऐलान कर सकती है, जबकि दुनिया में तेल के दाम घट रहे हैं। और पिछले 2 हफ्तों से पाकिस्तानी रुपए की हालत भी सुधरी है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार तो ऐसे व्यवहार कर रही है मानो वो कोई जेब कतरा हो, क्योंकि जिस समय दुनिया में तेल के दाम गिर रहे हैं उस समय पाकिस्तान की सरकार तेल की कीमत बढ़ाने के मूड में है। पाकिस्तान की मीडिया में ये खबर उड़ रही है कि शहबाज सरकार बहुत जल्द ये खबर देकर जनता की जेब काटेगी, जबकि 40% महंगाई बढ़ने से वहां के लोगों के दिन का चैन और रात की नींद पहले से उड़ी हुई है। लेकिन शहबाज सरकार ने तो लूट मचा रखी है और उन्हें राहत देने के बारे में सोच ही नहीं रही। उल्टा रोजाना नए टैक्स लगाकर पाकिस्तान के लोगों की जेब खाली की जा रही है। माना जा रहा है कि ऐसा IMF की शर्तों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि IMF का बेल आउट पैकेज अब तक पाकिस्तान के हाथ नहीं आया है। वहां के मीडिया में यह खबर भी चल रही है कि मार्च के महीने में पाकिस्तान IMF को मना लेगा और आर्थिक मदद ले लेगा, जिसके लिए पाकिस्तान सरकार साम दाम दंड भेद हर पैंतरा अपना रही है। उसने IMF की कई शर्तों को पूरा भी कर दिया, लेकिन उसकी एक सलाह को भूल गई, और वो सलाह पाकिस्तान के आम लोगों को सब्सिडी देने की है। लेकिन शहबाज सरकार पर अमीरों की जी हुजूरी और गरीबों को तंग करने के इल्जाम लग रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर पाकिस्तान में तेल के दाम बढ़ सकते हैं। वहीं पाकिस्तान में अब अमीर और रईस लोग वहां की सरकार और लोगों के निशाने पर हैं। गरीबी और भुखमरी के जाल में बुरी तरह फंस चुके पाकिस्तान में लाखों लोगों के लिए पेट भरना मुश्किल है। लेकिन एक नौकरशाह की शादी में 72 करोड़ कैश केवल तोहफे में दे दिया गया, जिसे मुस्लिमों के निकाह में सलामी कहा जाता है। ये वो रकम है जो दूल्हा और दुल्हन को रिश्तेदारों और मेहमानों की तरफ से शगुन या उपहार के तौर पर कैश में दी जाती है। इसे एक शादी में ही 72 करोड़ कैश दूल्हा दुल्हन को दिया गया। ये जानकारी खुद वहां के रक्षा मंत्री ने वहां की संसद को दी। किसी रईस की शादी में 72 करोड़ कैश तोहफे में मिलना आमतौर पर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ी बात जरूर है, क्योंकि लाखों लोग वहां इस वक्त 2 वक्त की रोटी के लिए मरे जा रहे हैं। आर्थिक संकट में फंसे मुल्क में ये खबर वहां के लोगों का दिल बैठाने वाली है, लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने वाली है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को भी ये बात पसंद नहीं आई, और यही बात उन्होंने वहां की संसद को भी बताई। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक वो खुद उस शादी में पहुंचे थे, लेकिन जब तोहफे में मिल रही नकदी का हिसाब रखने वाले ने उन्हें यह जानकारी दी तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि 72 करोड़ पाकिस्तानी रुपए तो केवल तब तक का आंकड़ा था जब तक वो उस शादी में थे। मैंने उसको बुलाया कि अब तक कितनी कर ली है, उसी शादी के दौरान ही उसने कहा 72 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया बेटा। ऊपर से बाकी तोहफों का तो कोई हिसाब ही नहीं। खबर है कि इसी शादी में करोड़ों रुपए के जेवर और दूसरे तोहफे भी दिए गए। पाकिस्तान में जब से सरकार ने लोगों की सब्सिडी बंद की है, तब से वहां के लोग गुस्से में हैं। ऊपर से भारी भरकम टैक्स बढ़ाकर सरकार ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। यही बात IMF को भी चुभने लगी और उसने भी अमीरों पर टैक्स लगाने की नसीहत सरकार को दे दी थी। लेकिन तभी से पाकिस्तान का गरीब और मिडिल क्लास वर्ग भड़का हुआ है। ख्वाजा आसिफ ने शादी में तोहफों की ये खबर संसद को सुनाकर वहां के गरीबों के सीने पर छुरियां चलाने जैसा काम कर दिया। इस बीच कंगाल हो चुके पाकिस्तान में इस बात की चर्चा तेज हो गई कि वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कुर्सी जा सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को बदहाली के दलदल से निकाल पाना शहबाज शरीफ के बूते की बात ही नहीं है। और उनके देश के लोगों के साथ साथ इसे पूरी दुनिया ने देखा है। पिछले कई महीनों से पाकिस्तान महंगाई के संकट से जूझ रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, पाकिस्तान की हालत बुरी होती जा रही है। वहां के लोगों ने तो अब जैसे उम्मीद ही छोड़ दी है, क्योंकि उन्हें शहबाज सरकार पर भरोसा ही नहीं रह गया है। लोग खुलेआम सड़कों पर पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ गुस्सा निकाल रहे हैं। रोटी, दाल, तेल, गैस और दवा की किल्लत ने वहां के लोगों की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान की दुर्दशा देखकर ऐसा लग रहा है मानो वहां सरकार है ही नहीं। और इसी वजह से पाकिस्तान में इस बात की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि शहबाज शरीफ कुर्सी छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी लाख कोशिश के बाद भी भूखे पाकिस्तान को रोटी नहीं मिल रही है। पाकिस्तान को कंगाली से बाहर निकालने के लिए शहबाज शरीफ ने IMF से लेकर अपने दोस्तों तक से गुहार लगाई, ताकि कहीं से भी उन्हें थोड़ा कर्ज मिल जाए और कुछ दिनों तक वो पाकिस्तान के लोगों का पेट भर सकें। लेकिन जैसा शहबाज शरीफ ने सोचा था वैसा हुआ नहीं। IMF ने उनके कटोरे को झटक दिया। पाकिस्तान को IMF से वो बेल आउट पैकेज नहीं मिला जिसके भरोसे शहबाज शरीफ बैठे थे। ऊपर से पाकिस्तान का विदेशी कर्ज 10,000 करोड़ डॉलर पहुंच गया, जो पाकिस्तानी रुपयों में कुल 27 लाख करोड़ का होता है।
हालांकि इस बीच पाकिस्तान को चुपके से चीन से $70 करोड़ यानी 17,500 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का कर्ज मिल गया, जिसने पाकिस्तान को कुछ और दिनों तक दिवालिया होने से बचा लिया। लेकिन कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान को ज्यादा दिनों तक बचा नहीं पाएंगे। जिसके बाद वहां इस बात पर बहस छिड़ गई कि पाकिस्तान को बचाने के लिए कौन सा कदम उठाया जा सकता है। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक इसके लिए वहां 3 विकल्पों पर चर्चा हो रही है, जिनकी मदद से पाकिस्तान को गृह युद्ध की आग में जलने से बचाया जा सकता है। इनमें पहला विकल्प नेशनल गवर्नमेंट का है, जिसमें सभी बड़ी पार्टियों के नेताओं को मिलकर सरकार बनाने की बात कही गई और एक साझा कार्यक्रम के तहत 2 साल सरकार चलाने का सुझाव दिया गया। दूसरे विकल्प में टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात कही गई, जिसमें पाकिस्तान के बेहतरीन अफसर और एक्सपर्ट शामिल होंगे जो देश की अर्थव्यवस्था सुधारने का काम करेंगे। जबकि तीसरे विकल्प में फौजी हुकूमत की बात कही गई और पाकिस्तान की कमान रिटायर हो चुके सैन्य अधिकारियों के हाथ सौंप देने का सुझाव दिया गया। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये तीनों विकल्प पिछले साल दिसंबर में ही पाकिस्तान की जनता के सामने रख दिए गए थे। तब इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता असद कैसर ने ये 3 उपाय सुझाए थे। हालांकि खुद इमरान खान इन सुझावों के पक्ष में नहीं है। जबकि पाकिस्तान में एक बार फिर सेना का शासन IMF समेत पश्चिमी देशों को मंजूर नहीं होगा। मतलब ये कि ऐसे सुझाव भी पाकिस्तान की जान बचाते नहीं दिख रहे। इस बीच वहां इस बात की चर्चा तेज हो गई कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कुर्सी छोड़ सकते हैं। मतलब ये कि पाकिस्तान में एक बार फिर राजनीतिक उठापटक का दौर आ सकता है। इधर 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे पाकिस्तान ने भारत को एक बार फिर गृह युद्ध की हेकड़ी दिखाई। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के अगले दिन पाकिस्तान और भारत की वायुसेना के बीच झड़प हुई थी, जिसकी 4थी वर्षगांठ पर पाकिस्तानी सेना और शहबाज शरीफ ने भारत को हेकड़ी दिखाई कि अगर पाकिस्तान पर युद्ध थोपने की कोशिश की गई तो वो दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने देश को शांति के रास्ते पर चलने वाला देश भी करार दिया। ऐसा तब है जब पाकिस्तान की पूरी दुनिया में आतंकियों को पनाह देने के लिए किरकिरी हो रही है। इसके बावजूद पाकिस्तान गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहा और दुनिया के सामने खुद को ताकतवर और शांतिप्रिय देश की तरह पेश कर रहा है। कंगाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना दुश्मन को जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है और पाकिस्तान के लोगों को भी ये दिलासा देने की कोशिश की कि उनके देश की सेना अपनी जमीन के 1-1 इंच की रक्षा कर सकती है। शहबाज शरीफ ने गीदड़ भभकी दी कि पाकिस्तान के शांति बनाए रखने का मतलब ये नहीं है कि अगर दुश्मन उस पर हमला बोले तो वो चुप बैठेगा। उन्होंने साफ किया कि पाकिस्तान की रक्षा का उद्देश्य सबसे ऊपर है और इस बारे में किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। इस बीच जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली। उन्होंने वहां मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया और मारे गए दोनों आतंकियों में एक का नाम आकिब मुश्ताक भट्ट बताया गया। सुरक्षा बल के मुताबिक 2 दिन पहले इसी ने कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या की थी, जिसे सेना के जवानों ने ढेर कर दिया। सेना को अवंतीपुरा के एक इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया और 2 आतंकियों को मार गिराया। उधर रूस के मीडिया ने दावा किया कि वहां के सेंट पीटर्सबर्ग शहर के ऊपर ड्रोन देखे जाने के बाद विमान सेवाएं पूरी तरह रोक दी गई। खबर के मुताबिक सेंट पीटर्सबर्ग की इमरजेंसी सर्विस ने अचानक वहां के एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए एक चेतावनी जारी कर दी, जिसमें यह बताया गया कि सेंट पीटर्सबर्ग के आसमान पर ड्रोन जैसी चीज दिखाई दी है। यूक्रेन के साथ भीषण होती जा रही जंग के बीच ये चेतावनी किसी बम की तरह एयरपोर्ट अथॉरिटी के कानों में फूटी, जिसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग के एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। खबर के मुताबिक आनन फानन में उड़ान भरने जा रहे विमानों को रोक दिया गया, जबकि जिन विमानों ने कुछ मिनटों पहले ही उड़ान भरी थी उन्हें वापस बुला लिया गया। रूस के इस शहर में हालात ऐसे हो गए मानो वहां ड्रोन से हमला हो गया हो, क्योंकि पहले भी रूस के कई शहरों को इस तरह निशाना बनाया जा चुका है और उन हमलों के पीछे यूक्रेन का हाथ बताया गया था। जंग के बीच सेंट पीटर्सबर्ग में ड्रोन दिखने की चेतावनी के बाद भी इसी बात की आशंका जताई गई कि शहर पर हमला हो गया है, जिसके बाद रूस के लड़ाकू विमानों ने भी कमर कस ली। रूस के मीडिया के मुताबिक ड्रोन को मार गिराने के लिए रूस ने अपने लड़ाकू विमान रवाना कर दिए। उसके फाइटर जेट सेंट पीटर्सबर्ग के आसमान पर काफी देर तक मंडराते रहे, लेकिन वहां उन्हें कोई भी ड्रोन नजर नहीं आया, जिसके बाद लड़ाकू विमान बेस पर लौट गए। और सेंट पीटर्सबर्ग के प्रशासन को ये खबर दी गई कि वहां पर ड्रोन जैसी कोई चीज नहीं थी, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली और वहां विमानों की उड़ान फिर शुरू कर दी गई। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने बाद में बयान जारी करके बताया कि उसकी वायुसेना की एक ड्रिल की वजह से विमान सेवा को रोक दिया गया था। इधर बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष के नेताओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया और इस दौरान उन्होंने पहले तो सदन में विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद सदन के बाहर नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
विपक्ष ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की। माननीय मुख्यमंत्री जी अपराधियों का संरक्षण दे रहे हैं। इससे पहले विपक्ष के नेताओं के हंगामे की वजह से सदन के पहले दिन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। उधर आतंकवाद पर भारत और भारत के प्रधानमंत्री के कड़े प्रहार की अमेरिका ने खूब तारीफ की। वहां इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आई जिसमें सीधे शब्दों में कहा गया कि भारत में आतंकवाद के खिलाफ शानदार काम किया और आतंकवादियों की कमर तोड़कर रख दी। सत्ता संभालने के बाद ही प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि वो आतंकवादियों से चुन चुनकर बदला लेंगे, उन्हें घर में घुसकर मारेंगे और उनसे सारा हिसाब चुकता करेंगे। अमेरिका के ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म की रिपोर्ट पीएम की उन बातों को सच साबित करती है, क्योंकि इस रिपोर्ट में लिखा गया कि भारत ने आतंकवादी संगठनों को पहचानने, उन्हें तबाह करने और आतंकवाद के खतरे को कम करने की दिशा में शानदार काम किया है, जिसके लिए तकनीक और सेना के साहस को मजबूत हथियार बनाया गया। रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में आए बदलाव का भी जिक्र किया गया और वहां हो रहे विकास कार्यों की तारीफ की गई, क्योंकि इसकी वजह से वहां के युवाओं की मानसिकता बदली और वो पत्थर छोड़कर विकास के रास्ते पर चल पड़े। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का एक बड़ा फैसला लिया था, जिसका पाकिस्तान जैसे देशों ने विरोध किया था, लेकिन उस कड़े फैसले ने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद के दलदल से निकालने की शुरुआत कर दी और अमेरिकी रिपोर्ट में उन्हीं बातों का जिक्र किया गया। यानी अमेरिका ने मान लिया कि भारत के पीएम आतंकवाद को जड़ से खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत की जांच एजेंसी NIA ने लश्कर तैयबा और हरकतुल जिहादी इस्लामी जैसे संगठनों की कमर तोड़ दी। यही नहीं, NIA ने साल 2021 में ISIS के हमलों की जांच तेज की और 168 लोगों को गिरफ्तार किया। इधर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में झाड़ फूंक के नाम पर धर्म परिवर्तन करवाने के 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वहां एक घर पर छापेमारी की, जहां सैकड़ों लोग एक प्रार्थना सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। आरोप है कि प्रार्थना सभा के आयोजक वहां मौजूद लोगों को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाना चाहते थे। उनके कब्जे से धार्मिक पुस्तकें, नगद रुपया और धार्मिक संस्था कार्ड और इस तरह की जरूरी चीजें बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रार्थना सभा में लोगों को बुलाने के लिए उन्हें पैसों का लालच देते थे। इस बीच चीन के चक्कर में पड़कर श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद अब नेपाल की भी हालत खराब होती जा रही है। नेपाल में सियासी संकट गहरा गया है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की पार्टी ने पुष्पकमल दाहाल प्रचंड की सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। हालांकि इन दोनों नेताओं को चीन का ही समर्थक माना जाता है और नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टियों को एक साथ मिलाने के चीन के प्लान के तहत ही वहां पिछले साल पुष्पकमल दाहाल प्रचंड की सरकार बनी थी। तब पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल UML ने प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी सेंटर को समर्थन दिया था, जबकि संसद में ओली की पार्टी की सीटें ज्यादा हैं, लेकिन चीन के कहने पर इन दोनों नेताओं ने हाथ मिला लिया था। हालांकि ये गठबंधन 2 महीने भी नहीं चल सका और नेपाल में फिर सियासी संकट खड़ा हो गया, जिसके लिए चीन को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह वो नेपाल पर भी नजरें गड़ाकर बैठा है और कई प्रोजेक्ट के बहाने उसकी नजर नेपाल की जमीनों को हथियाने की है, जैसे चीन ने श्रीलंका के साथ किया था। पहले तो उसने श्रीलंका को अनाप शनाप कर्ज दिया, जिसके बोझ तले श्रीलंका ऐसा दब गया कि उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई और बाद में चीन ने श्रीलंका के बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। इसी तरह पाकिस्तान भी चीन के पैरों में गिरकर इन दिनों गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। यानी भारत का जो भी पड़ोसी चीन के साथ खड़ा हुआ उसकी हालत खराब हो गई। और अब ऐसा ही नेपाल में भी होता दिख रहा है, क्योंकि नेपाल की पिछली शेर बहादुर देवबा सरकार को गिराने के पीछे चीन का ही हाथ माना जाता है और अब वहां छिड़ी राजनीतिक उठापटक के लिए भी चीन को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है, ताकि अस्थिरता की वजह से नेपाल भी उसके शिकंजे में पूरी तरह फंस जाए। इधर दिल्ली के करीब ग्रेटर नोएडा में एक शोभा यात्रा के दौरान बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए। यहां जगन्नाथ शोभा यात्रा निकाली गई थी और रास्ते में आतिशबाजी का पूरा इंतजाम था, जिसके लिए पटाखों से भरा एक ई-रिक्शा यात्रा के साथ साथ चलता दिखा, लेकिन एक जलता हुआ पटाखा उसी ई-रिक्शा पर गिर गया जो पटाखों से भरा हुआ था और फिर बड़ा धमाका हुआ। इसके बाद तो आसपास की दुकानों तक पटाखे पहुंच गए, अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागकर अपनी जान बचाने लगे। लेकिन धमाके की चपेट में आने से ई-रिक्शा का ड्राइवर और आतिशबाजी करने वाला आदमी बुरी तरह जख्मी हो गया। उधर जम्मू के सांबा जिले में लोगों के बीच उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां पास के खेत में एक पाकिस्तानी गुब्बारा पड़ा हुआ मिला, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस पहुंच गई और पाकिस्तान की ओर से आए गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर उसकी जांच शुरू कर दी। प्लेन की तरह दिखने वाले इस गुब्बारे पर PIA लिखा नजर आया। जम्मू के सांबा सेक्टर में इस पाकिस्तानी गुब्बारे के मिलने से दहशत का माहौल है। इस बीच जेलेंस्की की फौज को मात देने के लिए रूस ने अपने T-62 टैंकों में कई बड़े बदलाव कर दिए। यूक्रेन का दावा है कि पिछले 1 साल में रूस अपने हजारों टैंकों को खो चुका है।
और जर्मनी से मिले लेपर्ड 2 टैंकों ने तो रूसी सैनिकों की नाक में दम कर रखा है। इसीलिए पुतिन ने अपने सबसे पुराने टैंक T-62 में कई बदलाव किए। इस टैंक का इस्तेमाल रूसी सेना पिछले 60 साल से करती आ रही है, लेकिन रूस का दावा है कि अब T-62 टैंकों में ऐसा उपकरण लगाया गया है जिसकी मदद से उसका निशाना कभी नहीं चूक सकता। इसके साथ ही इस टैंक के इंजन को और दमदार बनाया गया है ताकि इसकी रफ्तार बढ़ाई जा सके। यूक्रेन ये दावा करता है कि पिछले 1 साल में रूसी सेना के अब तक 6300 टैंक तबाह हो चुके हैं और इसी वजह से पुतिन को अपने पुराने टैंक निकालने पड़ रहे हैं। इधर तृणमूल कांग्रेस का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। हैकरों ने टीएमसी के अकाउंट का नाम और प्रोफाइल फोटो भी बदल दी, जिसके बाद उनके अकाउंट पर अमेरिका की एक कंपनी का नाम नजर आने लगा। हैकरों ने टीएमसी के आधिकारिक अकाउंट की प्रोफाइल फोटो भी बदल दी, जिससे उनके अकाउंट के हैक होने की बात सामने आई। उधर दिल्ली के करीब गुरुग्राम में एक रईस आदमी ने सड़कों की सजावट के लिए रखे पौधे चुरा लिए। लाखों की गाड़ी से चंद रुपयों के पौधों की चोरी का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें 2 आदमी गाड़ी से उतरकर शंकर चौक के करीब रखे फूल के पौधे चुराते दिखे। दोनों लोग एक एक कर फूल के पौधों को अपनी गाड़ी में भरने लगे और 1 नहीं 2 नहीं, इन दोनों ने फूल के कुल 7 पौधे अपनी गाड़ी में रख लिए और फिर बड़े आराम से गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ गए। लेकिन इनकी पूरी हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मामले में GMDA यानी गुरुग्राम महानगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उनसे बात भी की है और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। दरअसल गुरुग्राम में 1 से 4 मार्च तक G20 समिट से जुड़ी एक बैठक होनी है, जिसमें 39 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। विदेशी मेहमानों के स्वागत में ही पूरे गुरुग्राम को सजाया गया है। इस बीच उत्तर प्रदेश के अमेठी में ब्रजेश यादव नाम के पूर्व प्रधान समेत उसके एक रिश्तेदार पर 7 बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमें उन दोनों की मौत हो गई। और ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना में पूर्व प्रधान को 3 जबकि उसके रिश्तेदार को 5 गोलियां लगी। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने गांव के ही 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुराना चुनाव रंजिश को लेकर ये घटना हुआ है। पूर्व प्रधान के भाई ने बताया कि हमलावर 2 मोटरसाइकिल पर आए थे। उसने अपने परिवार के लिए सुरक्षा की भी मांग की। उधर अमेरिका की एक महाविनाशक परमाणु पनडुब्बी दक्षिण कोरिया पहुंच गई। खबर है कि जैसे ही इसकी जानकारी किम जोंग उन को मिली, वो आग बबूला उठे, क्योंकि अमेरिका की जो USS स्प्रिंगफील्ड पनडुब्बी उनके दरवाजे तक पहुंची है, वो पलक झपकते ही भीषण तबाही मचा सकती है। ऐसी तबाही जिसके बारे में किम जोंग उन ने सोचा भी नहीं होगा। अमेरिका की ये पनडुब्बी दुनिया में अपनी खास ताकत के लिए जानी जाती है। परमाणु बमों से लैस ये पनडुब्बी दुश्मन का नामो निशान मिटाने के लिए ही बनाई गई है। इससे पहले अमेरिका की सेना ने दक्षिण कोरिया के साथ युद्धाभ्यास करते हुए किम जोंग उन के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया था। लेकिन अब जब ये पनडुब्बी दक्षिण कोरिया पहुंच गई तो खबर है कि किम जोंग उन भी अलर्ट हो गए। हालांकि ये पनडुब्बी कब तक अमेरिका लौटेगी, इसका पता नहीं चल सका। इधर कांग्रेस की एक तस्वीर पर प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच वार पलटवार दिखा। प्रधानमंत्री ने रायपुर अधिवेशन की एक तस्वीर साझा कर कांग्रेस की हालत का जिक्र किया, जिसमें सोनिया गांधी के सिर पर छतरी थी, लेकिन खड़गे धूप में खड़े थे। वो छतरी का सौभाग्य कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी के नसीब नहीं हुआ। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर के जरिए पलटवार किया और अदानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से सीधा सवाल पूछा। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के करीबी ही उनकी हत्या कर सकते हैं। जेलेंस्की ने यह बात अमेरिका की न्यूज़वीक मैगजीन से बातचीत में कही। यानी पुतिन को अपने ही करीबियों से खतरा है। न्यूज़वीक मैगजीन से बातचीत में जेलेंस्की ने पुतिन की हत्या की आशंका जताई। दावा किया गया कि जंग में लगातार हो रहे नुकसान से रूस के लोग नाराज हैं। इतना ही नहीं बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि रूस में उनके ही कुछ करीबी उनकी हत्या की साजिश रचने में जुटे हुए हैं। खबर है कि जंग में पुतिन के सही फैसले न ले पाने की वजह से वो पुतिन से दूरी बनाकर कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। असल में यूक्रेन जंग को अब 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन जंग अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। और खबर है कि इसीलिए अब धीरे धीरे रूस में पुतिन के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, दावा है कि पुतिन के कुछ विरोधी पोलैंड में उनके खात्मे का प्लान भी तैयार करने में जुट गए। यानी अब पुतिन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। बताया गया कि पुतिन के विरोधी रूस में गृह युद्ध भड़काकर पुतिन की जान लेना चाहते हैं। खबर है कि जंग लंबी खिंचने और रूस पर पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से रूस के लोग पुतिन के खिलाफ बगावत करने को तैयार हैं। ऐसे में अगर एक बार रूस में गृह युद्ध छिड़ता है और उसमें पुतिन को शिकस्त मिलती है तो उनके करीबी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यानी जेलेंस्की ने पुतिन की हत्या की जो आशंका जताई वो सच साबित हो सकती है। इधर मुंबई के करीब ठाणे में ठाकरे और शिंदे गुट के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों गुट के कार्यकर्ताओं के बीच शिवसेना की शाखा पर कब्जे के लिए लड़ाई हुई, जिसमें शिंदे गुट के लोगों ने असली शिवसेना होने का दावा करते हुए ठाणे की एक शाखा पर कब्जा करना चाहा, जिसके बाद ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं से उनकी भिड़ंत हो गई। दोनों पक्षों की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। उधर खबर है कि जापान ने अपनी सुरक्षा नीति और अपने बजट में अचानक बहुत बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया, जिससे संकेत मिले कि जापान को अपनी सुरक्षा पर कोई बड़ा खतरा महसूस हो रहा है।
जापान के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि वो अमेरिका से सैकड़ों टॉमाहॉक मिसाइलें एक साथ खरीदने वाले हैं और ये सौदा एक साथ किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि धीरे धीरे ये मिसाइलें अमेरिका की तरफ से जापान को दी जाती रहें, बल्कि जापान जल्द से जल्द ये मिसाइलें हासिल करना चाहता है। खबर है कि अमेरिका और जापान के बीच 400 टॉमाहॉक मिसाइलों की डील हुई। ये डील कितने में हुई ये अभी साफ नहीं है, लेकिन जापान ने मिसाइल खरीदने के लिए पहले केवल $150 करोड़ की रकम बजट में तय की थी। ये रकम 400 टॉमाहॉक मिसाइल खरीदने के लिए काफी कम है। माना जा रहा है कि ये डील करने के लिए अचानक जापान को बजट में बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ा था। इसीलिए माना जा रहा है कि इस वक्त जापान बहुत बड़ी टेंशन में है। जापान के लिए हालात करो या मरो जैसे हैं। एक तरफ उत्तर कोरिया मिसाइलों का परीक्षण बंद नहीं कर रहा, दूसरी तरफ चीन उसकी टेंशन बढ़ा रहा है। इसीलिए जापान सब कुछ भूलकर पहले अपने देश को सुरक्षित करना चाहता है। टॉमाहॉक मिसाइल किसी जहाज या सबमरीन से लॉन्च की जा सकती है, जो 1600 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगाती है। ये मिसाइल अभी तक केवल ब्रिटेन और अमेरिका की फौज के पास है। यहाँ तक कि जापान खुद भी एक मिसाइल के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो अंजाम तक पहुंचने के काफी करीब है। इसके बावजूद अमेरिका से मिसाइल खरीदने का इतना बड़ा सौदा हैरान करने वाला है। माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया और चीन की बढ़ती ताकत अब जापान को बुरी तरह डरा रही है। इधर बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने अवैध शराब की बोतलों से भरी 2 गाड़ियों को पकड़ लिया। गाड़ियों से जब एक एक कर शराब की बोतलें निकाली गईं तो पुलिस वाले ही हैरान हो गए, क्योंकि एक गाड़ी में तो उसकी हेडलाइटों में शराब छिपाई गई थी। उस गाड़ी से पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की। वहीं दूसरी गाड़ी में तस्करों ने डिक्की के अलावा सीटों के नीचे शराब की बोतलों को छिपाया था। होली को देखते हुए विशेष सतर्कता बढ़ती जा रही है। पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में 2 अलग-अलग मामलों में 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 लोग फरार होने में कामयाब हो गए। इस बीच प्रयागराज केस में यूपी के सीएम योगी ने ताबड़तोड़ एक्शन की शुरुआत कर दी। सीएम योगी के सख्त आदेश के बाद पुलिस की टीम ने दिन भर छापे मारे और उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों की तलाश करती रही। क्योंकि इस मामले में यूपी के सीएम योगी ने विधानसभा में बयान दिया था कि वो अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। उनका इशारा उमेश पाल हत्याकांड के मास्टरमाइंड कहे जा रहे अतीक अहमद और उनके बेटे की ओर था। सीएम योगी के इस सख्त बयान के बाद अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की तलाश तेज हो गई। प्रयागराज पुलिस की 10 टीमें और यूपी एसटीएफ की 5 टीमें पूरा दिन रेड मारती रहीं। कोर्ट में भी सर्च ऑपरेशन चलता रहा, क्योंकि असद के सरेंडर की अफवाह उड़ी थी। ये तो हर एक गली इसी तरीके से सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। जबकि एक दिन पहले ही एक आरोपी अरबाज एनकाउंटर में मारा गया। यह एनकाउंटर योगी के सदन में अपराधियों को सबक सिखाने के ऐलान के बाद हुआ। यानी सीएम योगी ने जो कहा वो किया। और प्रयागराज केस में पहला एनकाउंटर होते ही ये संकेत मिल गए कि बाकी के 13 शूटर भी जल्द पकड़े जाएंगे। उधर उत्तराखंड के चमोली में जंगलों में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिस पर दमकल विभाग की टीम काबू पाने में जुटी है। और वहां से आए एक वीडियो में चीड़ के पेड़ आग की लपटों में घिरे नजर आए, जिसका धुआं कई किलोमीटर दूर से ही उठता हुआ दिखाई दिया। चमोली के जंगलों में आग लगने से लाखों की वन संपदा जलकर राख हो गई। इस बीच पाकिस्तान को आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के कहर से बचाने के लिए तालिबान तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने ये शर्त रख दी कि पाकिस्तान की सरकार को टीटीपी के आतंकियों और उनके परिवारों का खर्च उठाना पड़ेगा, जो पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक तंगी के सबसे भयानक दौर से गुजर रहा है। आसमान छूती महंगाई की वजह से वहां कोहराम मचा है। हालात ये हो चुके हैं कि पाकिस्तान एक एक पाई के लिए दूसरे देशों के आगे भीख मांग रहा है। ऊपर से आतंकी संगठन टीटीपी ने ताबड़तोड़ हमले कर पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। और पैसों की कमी की वजह से पाकिस्तान इस आतंकी संगठन के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन तक शुरू नहीं कर पा रहा। ऐसे में तालिबान ने पाकिस्तान के सामने ऐसी शर्त रख दी जिसे सुनकर शहबाज शरीफ के पसीने छूट गए, क्योंकि तालिबान ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ की सरकार पाकिस्तान के तालिबान कहे जाने वाले आतंकी संगठन टीटीपी के लड़ाकों और उनके परिवारों की जिम्मेदारी ले, तभी वो इस आतंकी संगठन को रोकने के लिए कदम उठाएंगे, जिसके तहत वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद टीटीपी के आतंकियों को अफगानिस्तान में बसने की मंजूरी देंगे। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान की सरकार को इस आतंकी संगठन से जुड़े लड़ाकों और उनके परिवार वालों का खर्च उठाना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर पाकिस्तान तालिबान को पैसा देगा तभी वो टीटीपी को कंट्रोल करेंगे, और ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान पर टीटीपी के हमले जारी रहेंगे, जो उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर टीटीपी के करीब 12,000 लड़ाके हैं और परिवारों के साथ इनकी संख्या 30,000 से ज्यादा है, जिन्हें शर्तों के साथ तालिबान अफगानिस्तान की सीमा के अंदर लेने के लिए तैयार हैं। कुछ रोज पहले ही टीटीपी के हमलों से घबराकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और आईएसआई चीफ नदीम अंजुम तालिबान की शरण में पहुंचे थे, जहां वो आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को रोकने के लिए तालिबानी नेताओं के पैरों में गिर गए थे। उस दौरान तालिबान ने टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने का कोरा आश्वासन देकर पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को वापस भेज दिया था। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और आईएसआई चीफ नदीम अंजुम के लौटने के बाद शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में एक बैठक हुई।
और उस बैठक में तालिबान के उस प्रस्ताव का जिक्र किया गया जिसमें उन्होंने टीटीपी के लड़ाकों और उनके परिवारों का खर्च उठाने की शर्त रखी है। हालांकि कंगाल हो चुके पाकिस्तान ने अभी तक तालिबान के प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं दिया है। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस ने हिंदू राष्ट्र के पोस्टर लगाने वालों की तलाश तेज कर दी। आरोप है कि बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के बाद उनके समर्थकों ने वाराणसी में कई जगह ये पोस्टर लगाए, जिसके बाद पुलिस उनकी तलाश में जुट गई जिन्होंने बनारस में हिंदू राष्ट्र की मांग वाले पोस्टर लगाए। पूरे शहर में लगाएंगे। 2 दिन पहले ही बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र पर बयान दिया था, जिसके बाद आरोप है कि उनके समर्थकों ने बनारस में हिंदू राष्ट्र की मांग वाले पोस्टर लगाने शुरू कर दिए। उधर अमेरिका के टिकटॉक बैन करने से चीन घबरा गया। एक दिन पहले अमेरिकी सरकार की तरफ से अपनी सभी एजेंसियों को निर्देश दिया गया था कि वो अपने मोबाइल और दूसरे उपकरणों से टिकटॉक को हटा दें। अमेरिका के इस फैसले के बाद कनाडा ने भी टिकटॉक को बैन करने का ऐलान कर दिया, जिससे चीन बौखला गया। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस फैसले का विरोध किया, साथ ही इसे अमेरिका का डर करार दिया। चीन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक नौजवानों में टिकटॉक मशहूर होने के कारण अमेरिका डर गया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने इसे अमेरिका में आत्मविश्वास की कमी करार दिया, क्योंकि अमेरिका ने अपनी सभी सरकारी एजेंसियों को 30 दिनों का समय दिया है। ये वक्त इसलिए दिया गया है ताकि वो एजेंसियां सरकारी इस्तेमाल में आ रहे अपने सभी फोन और दूसरे उपकरणों से चीनी ऐप टिकटॉक को पूरी तरह हटा दें। बताया जा रहा है कि अमेरिका और कनाडा ने ये फैसला देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया, क्योंकि अमेरिका और कनाडा का मानना है कि टिकटॉक के मोबाइल में डाउनलोड होने की वजह से सरकारी डेटा लीक हो सकता है और यही वजह रही कि अमेरिका और कनाडा ने चीनी ऐप टिकटॉक को डाउनलोड न करने का आदेश दिया। हालांकि भारत ने टिकटॉक पर बैन का फैसला गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद ही ले लिया था, जिसके करीब 3 साल बाद अमेरिका और कनाडा की सरकार ने टिकटॉक पर सख्ती दिखाई और अपने डेटा की सुरक्षा के लिए इस ऐप को बैन कर दिया, जिसके बाद टिकटॉक को बनाने वाली कंपनी की घबराहट उसके बयान में देखने को मिली। कंपनी ने सफाई दी कि उसके खिलाफ गलत जानकारियां फैलाई जा रही हैं और इस बात से उसने साफ मना किया कि वो अमेरिका पर निगरानी के लिए ऐप का इस्तेमाल कर रही है। इधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ट्रेन से रेलवे पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद कर ली। उन्होंने इस मामले में रेलवे के 2 कर्मचारियों को भी गिरफ्तार कर लिया, जिन पर आरोप है कि उन्होंने ट्रेन के 2 एसी कोच में अवैध शराब की इस खेप को छिपाकर रखा था, जिसे वो चंडीगढ़ से बिहार ले जा रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते, पुलिस ने उन्हें 62 अवैध शराब की बोतलों के साथ मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर धर दबोचा। उधर रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन में अमेरिका जहरीले केमिकल का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। रूस के मुताबिक यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में जारी जंग में जेलेंस्की की सेना लगातार पिछड़ रही है और इसी वजह से जेलेंस्की के हाथ से कई इलाके फिसलते जा रहे हैं। रूस का दावा है कि उसके ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन की फौज इतने खौफ में है कि अमेरिकी हथियारों से भी उन्हें ताकत नहीं मिल रही। ऐसे में अमेरिका बुरी तरह बौखलाया हुआ है, इसीलिए अब वो यूक्रेन में जहरीले केमिकल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान बना रहा है, जो इतना खतरनाक होता है कि पल भर में ही हजारों सैनिकों को मौत की नींद सुला सकता है। रूस का आरोप है कि जहरीले केमिकल से बने हथियारों की मदद से अमेरिका पुतिन के सैनिकों पर हमला करना चाहता है। इसके साथ ही रूस ने ये चेतावनी भी दे दी कि अगर ऐसा हुआ तो रूस इसका बदला जरूर लेगा। इस बीच जम्मू कश्मीर के कटरा में दुकानदारों और घोड़े पालकी चलाने वालों ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के विरोध में हड़ताल कर दी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कटरा से भवन तक रोपवे चलाने का फैसला लिया है, जिसके विरोध में ये लोग उतर आए और अपनी अपनी दुकानें बंद कर धरना देने बैठ गए। घोड़े पालकी चलाने वालों ने भी माता के दर्शन करने पहुंचे यात्रियों को ये सुविधा नहीं दी और मार्च निकाला। वहां के दुकानदारों का मानना है कि कटरा से भवन तक रोपवे चलने से उनके रोजगार पर इसका असर पड़ेगा। यही वजह रही कि इन लोगों ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के इस फैसले के विरोध में हड़ताल कर दी। इससे हजारों गरीब इंसान का रोजगार है वो चला जाएगा। इन हालात में बढ़ते विरोध को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद शहर के भीतर तक घुस गए। खबर के मुताबिक रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने शहर के चारों तरफ शिकंजा कस दिया है। हालांकि उनके लिए मौसम एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आया है। बर्फबारी के बाद हुई बारिश से वहां की जमीन कीचड़ से भर गई है, जिसमें तोप, टैंक और दूसरे भारी हथियार धंस रहे हैं। इसी वजह से रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाके हल्के हथियारों के साथ पैदल ही शहर की तरफ कूच कर गए। हालांकि ये परेशानी यूक्रेन के सैनिकों के सामने भी मुंह बाय खड़ी है। वो भी भारी हथियारों के साथ तेजी से आगे बढ़कर पलटवार नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से वो शहर में एक छोटे से दायरे में घिरते जा रहे हैं। इसके साथ ही उनके पास हथियारों की भी भारी कमी हो गई है। वहां लड़ रहे यूक्रेन के एक कमांडर के मुताबिक अगर उन्हें जल्द बड़ी मदद नहीं मिली तो बखमुत उनके हाथों से निकल जाएगा, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा वक्त से वहां जंग लड़ रहे यूक्रेन के सैनिकों की संख्या में काफी कमी हो गई है।
जबकि रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के भीषण हमले की वजह से घायल सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। बखमुत के पास ही अस्थायी तौर पर बनाए गए एक अस्पताल में बड़ी संख्या में घायल सैनिक नजर आए। किसी को गोली लगी तो कोई टैंक के गोले की चपेट में आकर जख्मी हुआ था। वहां इलाज करा रहे सैनिकों के मुताबिक बखमुत में हालात इतने खराब हैं कि जिन सैनिकों को हल्की चोट लगी है वो दवा लेकर मोर्चे पर रवाना हो रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी मान रहे हैं कि बखमुत में उनकी सेना के लिए हालात बदतर होते जा रहे हैं। खबर है कि ईरान ने अपने यहाँ स्कूल जाने वाली सैकड़ों लड़कियों को जहर देकर मारने की कोशिश की है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वो स्कूल जाने के नाम से ही डर जाएं और ईरान के हिजाब पहनने जैसे कट्टर कानूनों का विरोध न कर सकें। यहाँ कई बच्चियां अस्पतालों में एडमिट हैं। जो अस्पताल से लौट भी आई हैं, उनका कहना है वो पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं। कुछ का तो कहना है कि उनके पैरों में दिक्कत आ गई है। हैरानी की बात यह है कि लड़कियों को जहर देकर मारने की ये साजिश करीब 4 महीने से चल रही थी, लेकिन उसका पर्दाफाश अब जाकर हुआ, क्योंकि खुद ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री ने माना कि स्कूल की लड़कियों को वाकई जहर देकर मारने की कोशिश की गई और ये इसलिए किया गया ताकि उनसे बदला लिया जा सके, क्योंकि ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में स्कूल की छात्राओं ने खूब हिस्सा लिया था और हिजाब के खिलाफ उनकी बुलंद आवाज ने ईरान की सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी थी। दावा है कि उसी बात से डरकर ईरान के कट्टरपंथियों ने अफगानिस्तान के तालिबान वाला रास्ता पकड़ लिया और अपने यहाँ लड़कियों का मुंह बंद करने की साजिश रची। स्कूल में बच्चियों को जहर दे दिया गया ताकि पढ़ाई के नाम से ही उनके मन में खौफ बैठ जाए। कुछ माता पिता ने तो अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना बंद भी कर दिया है। बताया गया कि यह मामला ईरान के कौम शहर से शुरू हुआ, जो राजधानी तेहरान से करीब 137 किलोमीटर दक्षिण में है। ईरान के कौम शहर में कई मदरसे हैं और वहां धार्मिक पढ़ाई होती है। नवंबर में वहां 18 स्कूली छात्राओं की तबीयत बिगड़ी और उनकी सांस फूलने लगी, दिल की धड़कन तेज हो गई, हाथ पैर सन्न पड़ गए और तेज सिर दर्द शुरू हो गया। इसके बाद ये कहा जाने लगा कि किसी रहस्यमयी महामारी ने लड़कियों को अपनी चपेट में ले लिया है। अगर ऐसा था तो फिर ज्यादातर लड़कियां ही बीमार क्यों पड़ी, लड़के क्यों नहीं? लड़कियों के खून में कोई इंफेक्शन भी सामने नहीं आया। इसलिए ईरान ने मामले को रफा दफा करने के लिए कह दिया कि लड़कियों को दौरा पड़ा था। लेकिन ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा कि कौम शहर में कुछ लोग लड़कियों के स्कूल बंद करवाना चाहते हैं, यानी साजिश लड़कियों को स्कूलों से दूर रखने की थी ताकि वो पढ़ लिख ही ना पाएं और उनकी जबान पर ताले लग जाएं, वो अपनी सरकार के खिलाफ आवाज ही ना उठा सकें। मामला तब बढ़ा जब ईरान की राजधानी तेहरान समेत 4 शहरों के कम से कम 14 स्कूलों में लड़कियों को जहर देने का मामला सामने आया। इसलिए ईरान की सरकार ने मामले की जांच शुरू कर दी। हालांकि जांच में अब तक किसी जहर की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि कुछ बच्चियों ने बताया कि उन्हें क्लासरूम में अजीब सी गंध आ रही थी, इसलिए शक जताया जा रहा है कि शायद उन्हें जहरीली गैस के जरिए मारने की कोशिश की गई। लेकिन डॉक्टरों का अंदाजा है कि छात्राओं को वो केमिकल दिया गया होगा जो कीटनाशकों में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं एक दूसरे शहर में लड़कियों के कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से बीमार पड़ने की खबर है। ब्रेकिंग न्यूज है, यूरोप पर हुए कुदरत के प्रहार पर जर्मनी और क्रोएशिया को कुदरत ने झकझोर कर रख दिया है। बेमौसम हो रही बर्फबारी ने वहां सब कुछ तहस नहस कर दिया। लाखों लोग घरों में कैद हैं। जो लोग घरों से निकल रहे हैं उनकी जान पर आफत बनी हुई है। सैकड़ों सड़क हादसे हो चुके हैं। बड़े बड़े ट्रक बर्फ से लदी सड़कों पर फिसलकर हादसों का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से यूरोप के कई हिस्सों में मौसम ने यह करवट लोगों की जान पर आफत बन गई है। दक्षिणी जर्मनी और क्रोएशिया भी इस वक्त भयंकर बर्फबारी का सामना कर रहे हैं। बर्फबारी भी ऐसी कि जैसे कोई बर्फीला तूफान चल पड़ा हो, जिसने पूरे शहर को ठप कर दिया हो। इनमें दक्षिणी जर्मनी के अलावा क्रोएशिया का नाम भी है। क्रोएशिया में इतनी बर्फ पड़ रही है कि पूरा देश जैसे ठप पड़ गया। कुदरत का ऐसा हमला कि हर कोई सन्न रह गया। नेशनल हाईवे पर बर्फ की चादर बिछी है। हाईवे पर चल रही गाड़ियां तो जैसे कोई खतरनाक खेल खेल रही हैं। लगातार सरकार बर्फ को हटाने के काम में लगी है। खास तरह के ट्रक चलाए जा रहे हैं जो बर्फ को साफ करते हुए आगे बढ़ सकें। लेकिन आसमान से बरस रही आफत लोगों को संभलने का मौका नहीं दे रही। जितनी बर्फ हटाई जाती है उतनी ही बर्फ फिर से हाईवे को सफेद रंग से रंग देती है। हालात इतने खराब हैं कि गाड़ियां खुद ब खुद फिसलकर हादसों का शिकार हो रही हैं। हर घंटे में क्रोएशिया की सरकार को बड़ी संख्या में हादसों की खबरें मिल रही हैं। ऊपर से क्रोएशिया पर आई आफत का वक्त ऐसा है कि वहां की सरकार समझ ही नहीं पा रही कि आखिर ये क्या हो रहा है। क्रोएशिया में फरवरी खत्म होने से पहले बर्फबारी का दौर भी थम चुका होता था, लेकिन इस बार तो मार्च शुरू होने के वक्त बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है। मतलब ये कि सब कुछ उल्टा पुल्टा। सरकार तो क्या, हालात वहां के लोगों की भी समझ से बाहर हैं। हाईवे पर रात के वक्त तो इतनी बर्फ इकट्ठा हो जाती है कि लोगों को जान हथेली पर रखकर चलना पड़ता है। हाईवे पर रिकॉर्ड किए गए वीडियो ऐसे हैं कि उन्हें देखकर लोगों की सलामती की दुआएं निकलने लगे। यही हाल दक्षिण पश्चिम जर्मनी का है। यूरोप पर बर्फ का ऐसा प्रहार पिछले कई साल में नहीं हुआ था। कुदरत के इस तूफानी वार की चपेट में लाखों लोग आ गए हैं। वहाँ पहले ही अर्थव्यवस्था गर्त में जा चुकी थी। इस बर्फ के बाद तो हालात और बिगड़ने की आशंका है।
इधर आबकारी घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया। उनके अलावा लंबे वक्त से तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। मनीष सिसोदिया आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई की गिरफ्त में है, जबकि सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछले कई महीनों से तिहाड़ जेल में बंद है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी कि वो इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट जा सकते हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 2 दिन पहले आबकारी घोटाले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया। इस बीच पूर्वी यूक्रेन के बखमुत शहर में जेलेंस्की की फौज और पुतिन की सेना के बीच जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। रूसी सेना ने शहर को पूरी तरह से घेर लिया है। कहा जा रहा है कि रूसी सैनिकों के भीषण हमलों के सामने यूक्रेन के सैनिक किसी भी वक्त घुटने टेक सकते हैं। और खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी मान लिया है कि बखमुत में फैसले की घड़ी आ चुकी है, जिसका मतलब यह कि डोनेट्स्क के इस अहम शहर में अब आर पार की जंग होने वाली है, क्योंकि पिछले 6 महीने से ज्यादा वक्त से रूस की फौज बखमुत को जीतने के लिए पूरी ताकत। इजरायल के खिलाफ मुस्लिम देशों के संगठन ने मोर्चा खोल दिया। फिलिस्तीन में हिंसा की घटनाओं का मुस्लिम देशों ने जबरदस्त विरोध किया। फिलिस्तीन में हुई हिंसा के वीडियो सामने आने के बाद से इस मुद्दे पर माहौल गर्म है और मुस्लिम देश इजरायल को घेरने की कोशिश में लगे हैं। खबर है कि मुस्लिम देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने इस मुद्दे पर एक खास बैठक बुलाई। इस बैठक में मुस्लिम देशों के प्रतिनिधियों ने इजरायल के खिलाफ खूब गुस्सा निकाला। इजरायल पर संयुक्त राष्ट्र के समझौतों और जिनेवा संधि के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया। इस संगठन के सदस्य देशों से यह अपील भी की गई कि इजरायल के खिलाफ एकजुट होकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की जाए। मुस्लिम देश चाहते हैं कि फिलिस्तीन में हो रही हिंसा की घटनाओं की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से जांच कराई जाए और इजरायल के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इधर जम्मू कश्मीर के कटड़ा में दुकानदारों और घोड़े पालकी चलाने वालों ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के विरोध में हड़ताल कर दी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कटड़ा से भवन तक रोपवे चलाने का फैसला लिया है, जिसके विरोध में ये लोग उतर आए और अपनी अपनी दुकानें बंद कर धरना देने बैठ गए। घोड़े पालकी चलाने वालों ने भी माता के दर्शन करने पहुंचे यात्रियों को ये सुविधा नहीं दी और मार्च निकाला। वहां के दुकानदारों का मानना है कि कटड़ा से भवन तक रोपवे चलने से उनके रोजगार पर इसका असर पड़ेगा। यही वजह रही कि इन लोगों ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के इस फैसले के विरोध में हड़ताल कर दी। इससे हजारों गरीब इंसान का रोजगार है वो चला जाएगा। इन हालात में बढ़ते विरोध को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। पुलिस वालों ने धरना दे रहे दुकानदारों को समझा बुझाकर वहां से आखिरकार उठा दिया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग के एक शूटर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए और इस कार्रवाई को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अंजाम दिया। लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग के पकड़े गए शूटर पर आरोप है कि वो कारोबारियों और प्रॉपर्टी डीलरों को जबरन वसूली के लिए धमका रहा था, जिसके आदेश उसे जेल में बंद गैंग के सदस्यों से मिल रहे थे। उधर यूक्रेन जंग के बीच रूस ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तीसरी यूनिट भारत को सौंप दी। जमीन से हवा में मार करने वाला यह हथियार पाकिस्तान की सीमा के पास तैनात किया जाएगा, ताकि पाकिस्तान की किसी भी साजिश को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। भारत को रूस से मिली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ये तीसरी खेप है। इससे पहले दिसंबर 2021 में S-400 की पहली खेप भारत को मिली थी, जिसे पठानकोट में पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया गया है। जबकि S-400 की दूसरी खेप अप्रैल 2022 में भारत आई थी, जिसे चीन सीमा के पास सिलीगुड़ी में तैनात किया गया है। और बताया जा रहा है कि S-400 की इस तीसरी यूनिट को पंजाब या राजस्थान में पाकिस्तान सीमा के आसपास तैनात किया जाएगा। रूस की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की एक यूनिट में 8 ट्रक लॉन्चर होते हैं। हर ट्रक में 4 लॉन्चर लगे होते हैं, जिनसे एक बार में 4 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। और इस तरह एक यूनिट में 32 मिसाइलें होती हैं, जो पलक झपकते ही अपने दुश्मनों को ढेर करने की ताकत रखती हैं। मतलब ये कि रूस का ये ताकतवर हथियार दुश्मनों के लिए काल है। और इसकी ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रूस का यह हथियार 400 किलोमीटर दूर और 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद दुश्मन को तबाह कर सकता है। यही नहीं, ये दुश्मन के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को एक साथ ध्वस्त करने की ताकत रखता है। इसी वजह से 2018 में भारत ने रूस के साथ करीब 40,000 करोड़ रुपए में 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की डील की थी, जिसके तहत भारतीय वायुसेना को 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अक्टूबर 2030 तक मिलने हैं। रूस अब तक 3 S-400 भारत भेज चुका है और दावा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में वो बाकी बचे 2 S-400 को भी भारत को सौंप देगा। इस बीच गुजरात में 8वीं तक के सभी बच्चों को गुजराती भाषा पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया। इससे जुड़ा बिल विधानसभा में पेश किया गया, जिसे आम सहमति से पारित कर दिया गया।
साथ ही इस कानून को तोड़ने पर पहली बार 50,000, दूसरी बार 1 लाख और तीसरी बार 2 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर इसके बाद भी किसी ने नियम का पालन नहीं किया तो उस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। उधर आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने एक बार फिर नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की। वो पहले भी नीतीश के खिलाफ बयान दे चुके हैं, जिससे नीतीश कुमार की 2024 की चुनावी तैयारियों को झटका लगता है। हालांकि आरजेडी की ओर से सुधाकर सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन लगता है कि सुधाकर सिंह ने कसम खा ली है कि वो नीतीश की नाक में दम करते रहेंगे, क्योंकि बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उन्होंने फिर से आग उगली और नीतीश कुमार से सीएम पद छोड़ने की मांग कर दी। नीतीश कुमार को बदल देना चाहिए, केवल वह पद पर बने रहना चाहते हैं, बस एक सूत्रीय एजेंडा उनके पास। सुधाकर सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने नीतीश की 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी पानी फेरने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें लगता है कि नीतीश के पीएम बनने से अच्छा देश में राष्ट्रपति शासन लगना है। इससे बेहतर है कि राष्ट्रपति शासन। यानी नीतीश की सहयोगी पार्टी के ही एक नेता उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए और उनके पीएम पद की दावेदारी के सपने को तोड़ने पर उतारू हो गए, जिससे बीजेपी के रास्ते के कांटे अपने आप हट सकते हैं, क्योंकि नीतीश गुपचुप तरीके से तीसरे मोर्चे की अगुवाई का प्लान बना रहे हैं। इस बीच चीन के तीखे तेवर देखते हुए ऑस्ट्रेलिया भी अपनी सेना को मजबूत करने के लिए एक्शन में आ गया। उसने एक 3-in-1 मिलिट्री ड्रोन बनाया, जिसे ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल एयर शो में पेश किया गया। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अच्छी तरह जानता है कि चीन की सेना के आगे उसकी सेना और हथियारों का कोई मुकाबला ही नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास वो है जो चीन के पास नहीं। ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिका भी है और ब्रिटेन भी, मगर ऑस्ट्रेलिया सिर्फ उनके ही भरोसे नहीं रहना चाहता। इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा हथियारबंद ड्रोन बनाया जो कि आसमान से जमीन पर वार भी कर सकेगा और दुश्मन की जासूसी भी कर पाएगा। बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया के इस ड्रोन में हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज दोनों की खासियतें हैं और वो 100 किलो तक वजन उठा सकता है। उधर हांगकांग में कोरोना काल से लागू मास्क पहनने के सख्त नियम को 945 दिनों बाद हटाने का ऐलान किया गया। हांगकांग में दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक ये नियम लागू रहा, जिसे करीब 3 साल बाद हटाने का फैसला लिया गया। अब हांगकांग में कहीं भी मास्क लगाना जरूरी नहीं होगा। बताया गया कि पर्यटकों को लुभाने के लिए ये नियम हटाया गया, क्योंकि कोरोना की वजह से लागू नियमों से वहां की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। अगले महीने वहां कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भी होने वाले हैं। इस बीच बिजली की किल्लत ने दक्षिण अफ्रीका को गृह युद्ध की कगार पर पहुंचा दिया। दक्षिण अफ्रीका में पावर ग्रिड फेल होने की आशंका है। डर है कि इस वजह से वहां इतने भयानक दंगे भड़क सकते हैं कि गृह युद्ध जैसे आसार बन जाएंगे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में लोगों को 6-6 घंटों तक बिना बिजली के गुजारा करना पड़ रहा है। इस वजह से वहां लोग भड़के हुए हैं, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि अंधेरे का फायदा उठाकर घरों और दुकानों में लूटपाट भी हो सकती है। बिजली न होने का असर इंटरनेट और खाने और पानी की सप्लाई पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने तो दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले अपने नागरिकों को खाने पीने के लिए कई दिनों का सामान जमा करने की हिदायत दे दी है। इधर गुजरात के वलसाड में एक फार्मा कंपनी की इमारत में धमाका हो गया, जिसकी वजह से वहां भीषण आग लग गई, जिसमें झुलसकर 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर घायल हो गए। वहां धमाके की वजह से पहले तो इमारत का एक हिस्सा गिर गया, फिर उसमें भीषण आग लग गई। इससे पहले कि दमकल विभाग की टीम वहां पहुंचकर आग पर काबू पाती, आग की लपटों ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि वहां धमाका किस वजह से हुआ इसका पता नहीं चल सका। उधर मौसम विभाग ने आशंका जताई कि देश के कई राज्य इस साल मार्च से मई तक 3 महीने लू की चपेट में होंगे। दिल्ली समेत आसपास के कुछ इलाकों में तो अभी से पारा 30 डिग्री से ऊपर जा चुका है। जबकि फरवरी और मार्च के महीने में इतनी गर्मी नहीं पड़ती, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि देश के ज्यादातर हिस्से मार्च से ही लू की चपेट में होंगे और इतनी गर्मी पड़ेगी जैसी अप्रैल और मई के महीने में महसूस की जाती है। मौसम विभाग का मानना है कि दिल्ली समेत कई राज्यों में मार्च के पहले हफ्ते में ही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ सकती है। यानी लोगों को इस बार बेतहाशा गर्मी का सामना करना पड़ेगा, जिसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट भी जारी कर दिया, ताकि लोग पहले से ही गर्मी को लेकर सावधान हो जाएं। हालांकि पिछले साल भी मार्च के महीने में कुछ इसी तरह की गर्मी पड़ी थी और तब मार्च में ही गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। पिछले वर्ष का मार्च महीना बीती एक सदी में सबसे ज्यादा गर्म रहा था। तब भयंकर लू चली थी, जिसके प्रकोप में फसलें जल गई थी और जलस्तर काफी नीचे चला गया था। इस बार भी मौसम विभाग ने असामान्य तापमान की चेतावनी दी है। मतलब आमतौर पर मार्च महीने में जितनी गर्मी होती है, पारा उससे कई डिग्री ऊपर चढ़ सकता है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में तो अभी से दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री के पार है, जिसके मार्च में 33 डिग्री के ऊपर जाने की संभावना है। इस बीच मुंबई के पास नवी मुंबई के खारकोपर रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसकी वजह से कई घंटों तक ट्रेन सेवा ठप रही।
हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि हादसा किस वजह से हुआ, लेकिन खबर मिलते ही रेलवे के कई अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। इन्वेस्टिगेशन अभी करते हैं क्या इशू। जिस लोकल ट्रेन के 3 डब्बे पटरी से उतरे वो बेलापुर से खारकोपर जा रही थी। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद की एक जिला अदालत ने तोशखाना मामले में गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इमरान खान पर प्रधानमंत्री रहने के दौरान मिले उपहारों को सस्ते में खरीदने और फिर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेचने का आरोप है, जिसे लेकर पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने उन्हें 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। उनकी संसद सदस्यता भी रद्द हो चुकी है। इस फैसले के खिलाफ पिछले साल इमरान के समर्थकों ने वहां के चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर हिंसक प्रदर्शन किए थे। इसी मामले में उन्हें इस्लामाबाद की एक जिला अदालत में पेश होना था, लेकिन इस बार फिर इमरान खान कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिससे नाराज होकर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन हाई कोर्ट के मेन गेट पर ही पुलिस ने इमरान खान की कार को रोक लिया, जिसके बाद वहां मौजूद पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भड़क गए। आरोप है कि इमरान खान के समर्थकों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट परिसर में जमकर तोड़फोड़ की और इस घटना के बाद इमरान खान समेत 32 लोगों के खिलाफ नया केस दर्ज कर लिया गया। इससे पहले कोर्ट में पेश होने के लिए उनके इस्लामाबाद पहुंचने के कुछ वीडियो भी सामने आए। उनमें भारी सुरक्षा के बीच उनका काफिला सड़क से गुजरता दिखा। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद उनके समर्थकों ने उन पर फूलों की बारिश की। असल में इमरान खान को 4 अलग अलग मामलों में पेश होना था। वो 3 जगह तो सुनवाई के लिए कोर्ट में पहुंच गए, लेकिन तोशखाना केस में वो शामिल नहीं हो पाए, जिसके बाद जिला अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मार्च तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इधर बिहार की जमुई पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे नक्सली जयप्रकाश यादव को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें झारखंड की पुलिस ने भी मदद की और नक्सली जयप्रकाश यादव को गुमला जिले की सीमा के पास पकड़ लिया गया। कुख्यात अपराध कर्मी जयप्रकाश यादव उर्फ कारू यादव को गिरफ्तार किया गया। जयप्रकाश यादव झारखंड में लूट और अवैध वसूली के कई मामलों में आरोपी हैं। इस बीच यूरोप को घुटनों पर लाने के लिए नेटो को पुतिन के नए और बेहद खतरनाक प्लान की खबर लगी। नेटो ने तकनीकी सर्वेलेंस के दम पर दावा किया कि पुतिन यूरोप तक पहुंचने वाली गैस पाइपलाइन को तबाह करने का प्लान बना चुके हैं, जिसके बाद यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था ही नहीं डूबेगी बल्कि हड़कंप मच जाएगा। ये एक ऐसा प्लान है जो पुतिन के सबसे करीबी दोस्तों में एक चीन को भी परेशान कर रहा है, क्योंकि चीन ने एक नया पीस प्लान बनाया है जिसके दम पर वो जंग का अंत कराना चाहता है। लेकिन पुतिन ने अगर ये दांव चल दिया तो जंग का अंत नहीं होगा, बल्कि विश्व युद्ध में भी ये जंग बदल सकती है, क्योंकि खबर है कि इस प्लान में आर्मेनिया भी पुतिन के साथ है, बल्कि पुतिन आर्मेनिया की ही मदद से इस प्लान को पूरा करने वाले हैं। नेटो ने कुछ कोड इंटरसेप्ट किए जिनके आधार पर यह बड़ा दावा कर दिया, जिसके बाद ब्रिटेन की मीडिया ने यह खबर छापी और पूरे यूरोप की टेंशन बढ़ा दी। दावा किया जा रहा है कि रूस की फौज ने आर्मेनिया के सैनिकों को खास ट्रेनिंग देनी शुरू भी कर दी, जिसके तहत उन्हें समुद्र में बड़े ऑपरेशन करने के लिए खास गुर सिखाए जा रहे हैं। आर्मेनिया के लिए यह काम इसलिए अहम है क्योंकि निशाने पर सिर्फ यूरोप नहीं बल्कि अजरबैजान भी है, क्योंकि जो पाइपलाइन इस बार पुतिन के निशाने पर है वो अजरबैजान से होती हुई यूरोप के देशों तक पहुंचती है। ये पाइपलाइन अजरबैजान से जॉर्जिया होती हुई तुर्की पहुंचती है और फिर तुर्की से समुद्र के रास्ते ग्रीस पहुंचती है। ग्रीस से यही पाइपलाइन समुद्र के रास्ते इटली तक पहुंचती है और दावा यह है कि रूस से गैस की सप्लाई बंद होते ही यूरोप की निर्भरता अजरबैजान पर कई गुना बढ़ गई। अगर अजरबैजान से यूरोप पहुंचने वाली गैस बंद हो गई तो यूरोप को घुटनों पर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसीलिए पुतिन का ये नया प्लान यूरोप से अमेरिका तक की टेंशन बढ़ा रहा है। ऊपर से दावा यह है कि आर्मेनिया इस प्लान में एक खास मकसद के साथ रूस की मदद के लिए राजी हुआ है और दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन आर्मेनिया की बड़ी मदद करेंगे। आर्मेनिया को रूस की जरूरत नागोर्नो कराबाख का विवाद सुलझाने में है। पिछले 3 साल में कई बार आर्मेनिया और अजरबैजान इस विवादित जमीन के लिए झगड़ चुके हैं। रूस तो शुरू से इस झगड़े में आर्मेनिया के साथ है, लेकिन वो खुलकर जंग के मैदान में नहीं उतर सकता। इसलिए आर्मेनिया की मांग है कि रूस उसकी फौज को हथियार भी दे और ट्रेनिंग भी दे ताकि जंग में वो अजरबैजान को घुटनों पर ला सके। हालांकि अजरबैजान और आर्मेनिया के विवाद से पहले संकट यूरोप के सामने है। अगर पुतिन का प्लान काम कर गया तो यूरोप की साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। रूस की गैस का विकल्प खोजने के लिए यूरोप के देशों को तगड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। इधर रामचरितमानस पर बिहार में फिर विवादास्पद बयान दिया गया। शिक्षा मंत्री और आरजेडी विधायक चंद्रशेखर ने रामचरितमानस के कुछ दोहे पर आपत्तिजनक बयान दिया, जिससे सत्ताधारी महागठबंधन में ही महाभारत शुरू हो गया। जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने चंद्रशेखर को दूसरे धर्म के खिलाफ बोलने की चुनौती दे दी। अगर दूसरे धर्म के प्रति आप कोई सवाल खड़ा करते तो खड़े रहने लायक नहीं छोड़ता उनको। इससे पहले भी आरजेडी विधायक चंद्रशेखर रामचरितमानस पर बयान दे चुके हैं, लेकिन तेजस्वी की नसीहत के बावजूद वो मानने को तैयार नहीं। उधर एनआईए के अलर्ट के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर से संदिग्ध आतंकी सरफराज मेमन को गिरफ्तार कर लिया गया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक सरफराज चीन और पाकिस्तान में आतंक की ट्रेनिंग ले चुका है।
और वो मुंबई को दहलाने की आतंकी साजिश रचने में जुटा था। कुछ रोज पहले ही एनआईए ने ईमेल भेजकर मुंबई पुलिस को अलर्ट जारी किया था और आशंका जताई थी कि एक संदिग्ध आतंकी मुंबई पहुंच चुका है। और एनआईए की तरफ से भेजे गए उस ईमेल में सरफराज मेमन का पासपोर्ट, उसका आधार कार्ड और उसकी तस्वीर थी। जिसके बाद मुंबई एटीएस ने मध्य प्रदेश पुलिस को इसकी सूचना दी। जांच के बाद पता चला कि सरफराज इंदौर के चंदन नगर में रहता है। फौरन पुलिस उसके घर पहुंची और उसके घर वालों को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद सरफराज खुद ही थाने पहुंच गया। और पूछताछ के दौरान उसने बताया कि बहन की मौत के बाद वो काम के सिलसिले में हांगकांग चला गया था। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक सरफराज करीब 12 साल तक हांगकांग में रहा और इस दौरान वो पाकिस्तान भी गया। और दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में उसने आतंक की ट्रेनिंग ली थी। उसके पासपोर्ट से 15 बार हांगकांग और चीन जाने की जानकारी मिली है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक हांगकांग में उसने एक महिला से शादी भी कर ली थी, लेकिन उससे विवाद होने के बाद वो कोरोना महामारी के दौरान भारत आ गया था। जब से कोरोना लॉकडाउन हुआ है वो इंडिया वापस आ गया था और इंदौर में ही रह रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक भारत आने के बाद वो अक्सर अलग अलग शहरों में जाया करता था। कई राज्यों में उसके ठिकाने की भी जानकारी मिली है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ में जुटी हैं और ये खंगालने में जुटी हैं कि सरफराज किस साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। इस बीच रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं का साझा युद्धाभ्यास खत्म हो गया। 10 दिनों तक चले इस मिलिट्री ड्रिल में तीनों देशों के जवानों ने जमकर पसीना बहाया और दुश्मन को समंदर में ढेर करने का अभ्यास किया। ये मिलिट्री ड्रिल हिंद महासागर में दक्षिण अफ्रीका के तट के पास की गई, जिसमें तीनों देशों की नौसेनाओं ने जंग के हालात बनाकर उनसे निपटने की ट्रेनिंग ली। ये युद्धाभ्यास ऐसे वक्त में हुआ जब रूस और यूक्रेन की जंग को 1 साल पूरा हो गया। लेकिन जैसे ही चीन और दक्षिण अफ्रीका इस मिलिट्री ड्रिल के लिए तैयार हुए थे, पश्चिमी देशों ने इसकी कड़ी आलोचना की थी। लेकिन इसके बावजूद दोनों देश नहीं झुके। इससे पहले साल 2019 में भी इन 3 देशों के बीच एक साझा मिलिट्री ड्रिल हुई थी। इधर बिहार के नालंदा में एक बस और ट्रक की भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि शादी से पहले होने वाली तिलक की रस्म पूरी कर लोग अपने घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में एक ट्रक से उनकी बस की टक्कर हो गई। बाद में पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। उधर यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरा होने के बाद अमेरिका ने रूस को घेरने के लिए के नए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक जल्द ही अमेरिका जर्मनी के साथ मिलकर पोलैंड में एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल कर सकता है, जो पुतिन के लिए किसी बड़ी चेतावनी से कम नहीं होगा, क्योंकि पोलैंड उसका पड़ोसी देश है और वो नेटो का सदस्य भी है। इतना नहीं, जंग की शुरुआत से ही पोलैंड यूक्रेन के साथ भी खड़ा है। वहीं से होकर पश्चिमी देशों से भेजे गए खतरनाक हथियार यूक्रेन पहुंचते रहे हैं, जिसके लिए पोलैंड को कई बार पुतिन की धमकियां भी झेलनी पड़ी हैं। लेकिन उसने भी रूस के सामने साफ कर दिया कि वो उसकी गीदड़ भभकियों से झुकने वाला नहीं है। पिछले कुछ महीनों में तो पोलैंड कई बार खुलकर रूस को आंख भी दिखा चुका है और अब खबर है कि वो अमेरिका और जर्मनी की सेनाओं के लिए अपने दरवाजे खोलने वाला है, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाएं पोलैंड की जमीन पर पहुंच जाएंगी। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक पोलैंड में ही तीनों देश मिलकर एक बड़ा सैन्य अभ्यास करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका अपने घातक लड़ाकू विमानों को भी उतार सकता है। इसके साथ ही वो अपने खतरनाक हाईमार्स डिफेंस सिस्टम और दूसरे आधुनिक हथियारों की ताकत की भी नुमाइश कर सकता है। इसी तरह जर्मनी भी पोलैंड की जमीन से पुतिन को अपनी सेना का दम दिखा सकता है। माना जा रहा है कि तीनों देशों की सेनाएं जल्द ही इस अभ्यास को अंजाम दे सकती हैं और रूस को ये संदेश दे सकती हैं कि जंग कितनी भी लंबी खिंच जाए, अमेरिका और नेटो देश थकने वाले नहीं हैं। यानी आने वाले कई महीनों तक वो यूक्रेन की मदद जारी रखेंगे और ये खबर जंग लंबी खिंचने से पहले से ही परेशान पुतिन की मुसीबत बढ़ाने वाली है। इस बीच रूस के मीडिया के मुताबिक रूसी नौसेना को 2 और नई परमाणु पनडुब्बियां मिलने वाली हैं। दावा है कि दोनों पनडुब्बियां इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें दागने में सक्षम हैं और उन मिसाइलों की रेंज में अमेरिका के साथ साथ नेटो से जुड़े कई देश भी होंगे। असल में यूक्रेन जंग में नेटो लगातार रूस को चोट पहुंचाने का काम करता आया है। यही वजह है कि पुतिन नेटो के सदस्य देशों को फूटी आंख से भी देखना पसंद नहीं करते। लेकिन जिस तरह से जंग के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, पुतिन ने समंदर में भी अपनी ताकत को बढ़ाने का फैसला किया। दावा है कि रूस ने 2 और खतरनाक परमाणु पनडुब्बियां तैयार की हैं, जिनका अभी समंदर में ट्रायल चल रहा है। रूस के मीडिया का दावा है कि उन्हें इसी साल नौसेना को सौंप दिया जाएगा। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि रूस तेजी से इसी तरह की कई पनडुब्बियां बनाने में जुटा हुआ है। इधर मध्य प्रदेश के रतलाम में रेलवे स्टेशन पर 2 लड़कों के साथ मारपीट का एक वीडियो वायरल हो गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और हथकड़ी पहनाकर सड़क पर उनका जुलूस निकाला। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने रतलाम रेलवे स्टेशन पर उन लड़कों के साथ पहले तो मारपीट की, फिर उन पर चाकू से हमला कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस मामले की जांच में पुलिस को पता चला कि इन दोनों पर मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में कई मामले दर्ज हैं। उधर खबर है कि चीन में स्कूल की किताबों में पहले से ही कोरोना वायरस फैलने का जिक्र कर दिया गया था। दुनिया के ज्यादातर देश ये आरोप लगाते हैं कि चीन की लैब से ही कोरोना वायरस फैला था।
लेकिन चीन हमेशा इन आरोपों को खारिज करता रहा है। लेकिन अब खबर है कि वहां की स्कूल की कुछ किताबों में पहले से ही कोरोना वायरस का जिक्र किया गया था। ये किताबें चीन में 2019 में छपी थी, यानी उस वक्त ही चीन को इस बात की जानकारी थी कि ये वायरस बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैल जाएगा और करोड़ों लोग इसकी चपेट में आकर अपनी जिंदगी गंवा देंगे। चीन में 2019 में ही कोरोना वायरस के मामले सामने आए थे, जिसके बाद 2020 में ये महामारी पूरी दुनिया में फैल गई थी। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर हमले का एक और वीडियो जारी कर दिया। रूस ने इस हमले में यूक्रेन के खुफिया विभाग के एक ठिकाने को निशाना बनाने का दावा किया और यह हमला यूक्रेन की राजधानी कीव के पास ब्रोवरे नाम के शहर में किया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी फौज ने ताबड़तोड़ मिसाइल हमले में यूक्रेन के खुफिया विभाग के उस ठिकाने को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। रूस ने इस हमले के दौरान यूक्रेन के एक बुक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को भी ध्वस्त करने का दावा किया। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि उसकी फौज ने यूक्रेन पर यह हमले कब किए। उधर सिंगापुर की राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को यह समझाना जरूरी है कि आतंकी संगठन आईएसआईएस इस्लाम का प्रतिनिधित्व नहीं करता। सिंगापुर में इसी महीने पुलिस ने 2 लड़कों पर आईएसआईएस के बहकावे में आने पर केस दर्ज किया था, जिसके बाद सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब ने खुद एक मुस्लिम होने के नाते चिंता जाहिर की और कहा कि युवा दुनिया के दूसरे हिस्सों में होती नाइंसाफी को देखकर आसानी से भड़क जाते हैं, लेकिन उनको समझाने की जरूरत है। आईएसआईएस मुसलमानों के साथ होते अन्याय का ढोल पीटकर ही दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय के लोगों को उकसाता है। इसलिए सिंगापुर के राष्ट्रपति ने आईएसआईएस की इसी स्ट्रैटेजी की काट निकालने पर जोर दिया। इधर रिलायंस जियो ने जम्मू और श्रीनगर में ट्रू 5G सेवा की शुरुआत कर दी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में जियो ट्रू 5G सेवा का शुभारंभ किया और जियो ट्रू 5G सेवा को जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फायदेमंद साबित होने की उम्मीद जताई। जम्मू और श्रीनगर के साथ ही 12 राज्यों के 25 दूसरे शहरों में भी ट्रू 5G सेवा शुरू की गई। इस तरह कुल 27 नए शहर जुड़ने के साथ ही 304 शहरों में जियो ट्रू 5G पहुंच चुका है। उधर भारत से पहले ग्रीस के गैलेक्सी में होली जैसा जश्न देखने को मिला। वहां एक पारंपरिक त्योहार के मौके पर लोगों ने एक दूसरे को रंगीन आटे से रंग दिया और इस दौरान जमकर नाच गाना और मौज मस्ती की गई। वहां नजारा कुछ वैसा ही दिखा जैसा होली के दौरान भारत में देखने को मिलता है। बताया गया कि कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 साल से इस पारंपरिक त्योहार को रद्द कर दिया गया था, लेकिन इस बार जब आयोजन हुआ तो लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आटा युद्ध परंपरा की शुरुआत 19वीं शताब्दी की बताई जाती है, जब ग्रीस पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा था। मान्यता है कि तब ग्रीस के लोगों ने ऑटोमन शासन का विरोध करने के लिए चेहरे पर राख लगाकर सड़कों पर डांस किया था। उसी की याद में लोग वहां आटे में रंग मिलाकर एक दूसरे पर फेंकते हैं। उसकी हद उसको बताऊंगा जरूर, उसकी हद उसको बताऊंगा जरूर, बाण शब्दों के चलाऊंगा जरूर। 100 बात की एक बात कही अभिनव ने, इस शहर में रोशनी कुछ तंग है, इसलिए खुद को जलाऊंगा जरूर। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।